जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग मिसलेनियस यानी कि जो विविध टाइप के क्वेश्चन हैं इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये जो मिसलेनियस क्वेश्चन है ये मॉडर्न हिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है और इसको बिल्कुल सही जवाब देने का प्रयास करना है। आनंद मठ के लेखक कौन है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आनंद मठ के लेखक कौन है? क्या रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, सरोजनी नायडू हैं या अरविंद घोष हैं? तो आपको बताना है दोस्तों इनमें से आनंद मठ के लेखक, और आप बताएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं इन्होंने आनंद मठ लिखा था। और कब लिखा था? तो ये 1882 में ये बुक लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपसे पूछा जाता है इसका विषय वस्तु क्या है, यानी इसमें विषय क्या दिया हुआ है, विषय वस्तु क्या हुआ है? तो आपको बताना है इसमें जो विषय वस्तु है ये है भैया सन्यासी विद्रोह के बारे में। जो बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ था ना, सन्यासी विद्रोह हुआ था, इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और सन्यासी विद्रोह कब से कब तक हुआ था? 1760 से लेकर के लगभग 1800 तक ये चला था बंगाल क्षेत्र में, इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आनंद मठ। और इसी में 1882 में जब ये बुक लिखा गया तो इसी में दोस्तों वंदे मातरम भी लिखा गया है, वंदे मातरम भी लिखा गया है इसी में, जो कि हमारा क्या है? राष्ट्रगीत है। हमारा राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। और ये वंदे मातरम इसी बुक से हमें, जो आनंद मठ है यहीं से हमें मिलता है। ठीक है, वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? तो ये पहली बार गाया गया था 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूं आप नोट करते हुए चलेंगे। 1896 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार इसको गाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसको पहली बार गाया किसने था? तो पहली बार गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसको गाया गया था, ध्यान रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? रहीमतुल्लाह सयानी ने। ठीक है, रहीमतुल्लाह सयानी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ये जो कोलकाता अधिवेशन था 1896 में, पहली बार इसी टाइम रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। और इसको गाने में कितना समय लगता है? तो भैया इसको गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे हमारे राष्ट्रगीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। और राष्ट्रगान जो जनगणमन है इसको गाने में आपको पता है 52 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, अब एक फैक्ट आपको और ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो ये आनंद मठ है ना, इसको पहली बार आनंद मठ में जो ये राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम, इसको पहली बार हमारा जो राष्ट्रगीत घोषित किया गया, ये राष्ट्रगीत कब घोषित किया गया? तो ये दोस्तों राष्ट्रगीत कब घोषित किया गया था? ये राष्ट्रगीत घोषित किया गया था भैया 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को ही ये राष्ट्रगीत के रूप में घोषित किया गया था। इतनी सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आपको सारा याद कर लेना है। ठीक है, आनंद मठ। अच्छा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कुछ और किताबें लिखी हैं, वो भी आप ध्यान रखेंगे, जैसे कपाल कुंडला। कपाल कुंडला भी इनकी रचना है। दुर्गेश नंदिनी भी इनकी रचना है। ये सब किताबें पूछी जाती हैं, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की भी बहुत सारी किताबें, जैसे गीतांजलि पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। इसके अलावा गोरा है, हंगरी स्टोन्स है, बहुत सारी किताबें हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। सरोजनी नायडू जी की भी कई सारी किताबें हैं, जिसमें एक ब्रोकन विंग्स नाम ध्यान रखेंगे इनकी किताबें जो सरोजनी नायडू की हैं। एक ब्रोकन विंग्स, ठीक है, टूटा हुआ पंख कहते हैं इसको, ब्रोकन विंग्स। और दूसरा है गोल्डन थर्सहोल्ड। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, और ये भी सरोजनी नायडू द्वारा लिखी गई 2 किताब है, ब्रोकन विंग्स और गोल्डन थर्सहोल्ड। अरविंद घोष की डिवाइन लाइफ है, अरविंद घोष की जो प्रसिद्ध रचना है वो डिवाइन लाइफ है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन दोस्तों 18 अप्रैल 1951 में ये भूदान आंदोलन स्टार्ट किया गया था। और कहां से स्टार्ट किया गया था? तो मद्रास के पोचमपल्ली से इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे, पोचमपल्ली स्थान का नाम देता है, यहां से ये स्टार्ट किया गया था। और इसको स्टार्ट करने वाले कौन थे? विनोबा भावे थे। ठीक है, भूदान आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, भूदान आंदोलन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अगर आपसे पूछा जाएगा लाइफ डिवाइन, तो क्या महात्मा गांधी होंगे, क्या रविन्द्रनाथ टैगोर होंगे, क्या राधा कृष्णन होंगे, या भैया होंगे ये अरविंद घोष? तो लाइफ डिवाइन की बात होगी तो आप बताएंगे सर जी ये तो अरविंद घोष की ये पुस्तक है,
वही अरविंद घोष होंगे दोस्तों, जो एक गर्म दल के नेता थे, लेकिन बाद में ये सन्यासी हो जाते हैं और स्वतंत्रता आंदोलन को छोड़ करके ये सन्यास ले लेते हैं। और इसके बाद फिर इन्होंने जो ओरूविले आश्रम है, ओरूविले आश्रम, तो ओरूविले आश्रम को इन्होंने स्थापित किया था। और सर जी कहां पर ओरूविले आश्रम बनाया था इन्होंने? तो भैया ये चंडीगढ़ में इन्होंने, सॉरी ये पांडिचेरी में इन्होंने ओरूविले आश्रम को स्थापित किया था। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक एक चीजें क्लियर हो गई हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट फैक्ट हो जाएगा, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 में स्थापित था, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो भैया एशियाटिक सोसाइटी का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? तो भारत में जो कल्चर है, जो पुराने ग्रंथ हैं, जो पुराने कल्चर हैं, इन पर रिसर्च करना और इनको, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ थे प्राचीन काल के, उन पर हमें रिसर्च करके, एशियाटिक सोसाइटी का मूल काम ये था कि उन पर रिसर्च करके उनको ट्रांसलेट करना, उनको समझना। तो ये एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित हुई थी। इसको वॉरेन हेस्टिंग्स ने, सर विलियम जोन्स ने, जेम्स मैकिन्टोन्स ने या जेम्स प्रिंसेप ने, तो इसको किसने स्थापित किया था? विलियम जोन्स। और ध्यान रखना, विलियम जोन्स द्वारा ही एक पुस्तक को ट्रांसलेट किया गया था। यह भी पूछा जाता है आपसे, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम आपसे पूछा जाता है, शाकुंतलम आपसे पूछा जाता है पुस्तक। इसके लेखक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक है कालिदास। और इस पुस्तक को जो ट्रांसलेट किया अंग्रेजी में, सर विलियम जोन्स ने पहली बार अभिज्ञान शाकुंतलम को ट्रांसलेट किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? जो संविधान सभा है भैया भारत की, किसने इसको गठित किया था? क्या साइमन आयोग का प्रस्ताव, जो कि 1928 में साइमन कमीशन आया था? कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन ये तो 1946 में आया था। माउंट बेटन योजना ये 3 जून 1947 में आया था और इसी के तहत भारत का विभाजन हुआ था। और क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। और आपको बताना है कि संविधान सभा का गठन किसके अनुसार हुआ था? तो ये माउंट बेटन योजना के तहत 2 काम आप ध्यान रखेंगे। माउंट बेटन योजना के तहत 2 काम आपको ध्यान रखना है। एक 2 सितंबर 1946 को क्या हुआ था? अंतरिम सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार गठित की गई थी, अंतरिम सरकार गठित की गई। और दूसरा काम यह हुआ कि हमारे संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, और संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। क्लियर है? जो माउंट बेटन योजना है इसके तहत क्या हुआ था भैया? तो 3 जून 1947 को इसका जो माउंट बेटन योजना लाया गया था और इसके तहत विभाजन हुआ था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान नाम से 2 देश बन गए थे, विभाजन। तो भारत का विभाजन हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो क्रिप्स मिशन आया था ये फेल कर गया। ये आया था भारत को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए, लेकिन ये फेल कर गया, ये सक्सेसफुल नहीं रहा था। और साइमन कमीशन आया था जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था, उस पर ये अपनी जांच करके उसमें क्या सुधार किया जाए, तो ये प्रशासनिक सुधार से संबंधित एक आयोग बनाया गया था। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है भैया? जो भारत में पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला वो किसको मिला था? क्या सीवी रमन को मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को, एच खुराना को या अमर्त्य सेन को? तो यहां पर देखिए इनमें से जितने भी लोग हैं ना, सबको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। लेकिन ये कह रहा है कि भारत में पहली बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो भारत में पहली बार जो नोबेल पुरस्कार मिला ये रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। और कब मिला सर जी? 1913 में। सर जी ये किस चीज के लिए मिला था? तो ये इनको साहित्य के लिए मिला था। तो सर जी कौन सी साहित्य? इन्होंने गीतांजलि लिखा था और इस गीतांजलि पर ही इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट है और ये भारत के पहले व्यक्ति होंगे जो भारतीय जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करेंगे। जो एच खुराना है इनको उसमें जो आनुवांशिकी है उससे संबंधित, यानी कि जो ये बायो का क्षेत्र है ना, उससे संबंधित इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और सीवी रमन जो है ये भौतिकी के क्षेत्र में। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी 28 फरवरी 1928 को, इसीलिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ये कहां संकलित है? जो वंदे मातरम है भैया ये कहां पर संकलित है? चित्रा में, गोदान में, डाकघर में या आनंद मठ में? तो जो वंदे मातरम है ये भैया ये आनंद मठ में, ठीक है, संकलित है। 1882 में ये लिखा गया पुस्तक होगा आनंद मठ। और इसके लेखक कौन होंगे? तो इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, इसको पहली बार वंदे मातरम को किसने गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? जो हमारा भैया राष्ट्रीय संवत है ये किस
पर आधारित है? विक्रम संवत पर, कली संवत पर, शक संवत पर, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो शक संवत है ना भैया, शक संवत, ये शक संवत ही हमारा क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। और शक संवत का जो पहला महीना होता है ये चैत्र का होता है, चैत्र का। वैसे आपके कैलेंडर का पहला महीना जनवरी का होगा, लेकिन शक संवत होता है तो इसका पहला महीना चैत्र का होता है। गांव में चैत के नाम से जानते हैं, तो ये चैत्र होता है, ठीक है, चैत्र। और अंतिम महीना कौन सा होता है? ये सब एग्जाम में पूछा जाता है कि शक संवत का पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र का। और अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन का। फाल्गुन का अंतिम महीना होता है, चैत्र का पहला महीना होता है। 22 मार्च को ये स्टार्ट होता है, ठीक है, 22 मार्च को ये कैलेंडर स्टार्ट होता है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, चैत्र 22 मार्च को ये कैलेंडर स्टार्ट होता है। क्लियर है? तो राष्ट्रीय पंचांग ये किस संवत पर आधारित है? ये शक संवत पर आधारित है। ये शक संवत किसने चलाया था? तो ये सर जी किसने चलाया था? ये कनिष्क द्वारा ये चलाया गया था, ठीक है, कनिष्क द्वारा ये शक संवत चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन है? भाई दिल्ली के जो ये सचिवालय बनाए गए हैं उत्तरी और दक्षिणी खंडों में जितने भी वास्तुकार, वैसे पूरे दिल्ली का जो वास्तुकार है ये एडवर्ड लुटियंस है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, चाहे राष्ट्रपति भवन पूछा जाए, चाहे दिल्ली का डिजाइनकार पूछा जाए, चाहे वहां पर किसी भवन के बारे में पूछा जाए, मैक्सिमम एडविन लुटियंस ही होता है। तो आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत सारी कृतियां हैं, तो ये कह रहा है इनमें से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कृति नहीं है? चित्रा, कपाल कुंडला, द कोर्ट डांसर, या चित्रांगदा? चित्रांगदा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, चित्रांगदा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चित्रांगदा भी है और द कोर्ट डांसर भी है, चित्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों तो रविन्द्रनाथ टैगोर की है। और जो कपाल कुंडला है ये रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है। सर जी ये किसकी है? तो जो कपाल कुंडला है ना ये किसकी है भैया? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी की है, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी की होगी, चटर्जी की होगी। बिल्कुल सर जी आपने बता दिया है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत की शासन व्यवहार में पहली बार प्रतिनिधि लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? प्रतिनिधियों को जो शामिल करने की बात हुई थी 1861 का जो भारत शासन अधिनियम था इसी के तहत ये किया गया था। और इसी के तहत यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं इनको अध्यादेश जारी करने की बात भी कही गई थी। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की बात भी इसी एक्ट के तहत की गई थी। नेक्स्ट हो जाएगा, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया? ठीक है, तो जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है ये कहां पे है? तो ये कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो निर्माण कार्य हुआ ना ये 1921 में हुआ और ये किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो क्या एल्गिन होगा, क्या कर्जन होगा, क्या मिंटो होगा, या रीडिंग होगा? आपको बताना है। तो भैया ये जो मिंटो है, मिंटो, इसका कार्यकाल है 1905 से लेकर के 1910 तक का इसका शासनकाल है, ठीक है। और जो कर्जन है ये 1899 से लेकर के 1905 तक का इसका कार्यकाल है। और जो एल्गिन दो है यहाँ पे, एक एल्गिन तो 1863-64 के आसपास है एल्गिन, ठीक है। रीडिंग जो है ये 1921 से लेकर के 1926 तक का कार्यकाल है। क्या कह रहा है किस गवर्नर, अच्छा ये पूछ रहा है 1921 में ये जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है इसका निर्माण, तो दोस्तों ये लॉर्ड रीडिंग जो है, रीडिंग के द्वारा ही इसका निर्माण कार्य हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो नई दिल्ली का जैसे ही वास्तुकार पूछा जाएगा तो एडवर्ड लुटियंस आपको बताना है और एडवर्ड बेकर बताना है। क्लियर है? लुटियंस का नाम आप ध्यान रखेंगे। दिल्ली का कोई भी निर्माण कार्य पूछता है मैक्सिमम एडवर्ड लुटियंस ही उसको बनवाया था, क्योंकि दिल्ली का वास्तुकार इसे ही माना जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था? तो ये कह रहा है कि 1898 ईस्वी में बनारस में जो CHS है ना, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, तो इसको CHS कहते हैं, सेंट्रल हिंदू स्कूल कहते हैं, ठीक है। वैसे सेंट्रल हिंदू कॉलेज है, सेंट्रल हिंदू स्कूल कहते हैं, CHS कहते हैं। और ये कह रहा है कि इसकी स्थापना किसने किया था? जो बाद में BHU बन गया था। तो बाद में ये BHU बन गया, लेकिन आज भी CHS है, ऐसा नहीं कि CHS खत्म हो गया। तो इसी का जो बड़ा रूप हुआ वो BHU हुआ, BHU आगे बहुत बड़ा बन गया, लेकिन CHS जो है ये
छोटा था। तो जो सीएचएस है ये आज भी है, बीएचयू भी है। तो सीएचएस की स्थापना 1898 में हुई थी और इसको एनी बेसेंट द्वारा स्थापित किया गया और बाद में यही बीएचयू बना 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा ये बनाया गया और इसमें भी एनी बेसेंट ने बहुत हेल्प किया था। तो ये कह रहा है सीएचएस की स्थापना, तो सीएचएस की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा किया गया और सर जी कब किया गया? 1898 ईस्वी में सीएचएस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? जो भारतीय झंडा है, जो फ्लैग है, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका डिजाइन दोस्तों किसने तैयार किया था? तो भैया ये एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, मैडम भिकाजी कामा। इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, यहां पर ऑप्शन गलत हो गया है। यहां पर आप ई कर लेंगे। जो पिंगली वेंकैया है, पिंगली वेंकैया, इनके द्वारा क्या किया गया? तो भैया ये जो हमारा तिरंगा है, जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसका डिजाइन तैयार किया गया था। वही पूछा जाता कि पहली बार झंडे को किसने फहराया था? तो ये जर्मनी के स्टुअर्ट में 1907 में मैडम भिकाजी कामा ने फहराया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देवदास उपन्यास किसने लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट 5 स्टार वाला क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि ये जो देवदास एक नाटक है, ये उपन्यास है, सॉरी नाटक नहीं उपन्यास है। तो इस उपन्यास के रचनाकार कौन है देवदास के? क्या प्रेमचंद है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है, मैथिली शरण गुप्त है या फणीश्वर नाथ रेणु है? आपको बताना है इसका सही जवाब। तो देवदास दोस्तों ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है देवदास। और इनकी एक तो देवदास है, एक इनकी रचना देवदास है, लेकिन इनकी एक दूसरी रचना भी ध्यान रखेंगे, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है और वो हो जाएगा चरित्रहीन। ठीक है, चरित्रहीन भी इनकी एक प्रसिद्ध उपन्यास है। ये दोनों आप बिल्कुल रट लेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? जो चित्रा है, तो क्या ये शरद चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या ताराशंकर बंदोपाध्याय? तो यहां पर दोस्तों जो चित्रा है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर की है। चित्रा रविन्द्रनाथ टैगोर की है। हंगरी स्टोन भी रविन्द्रनाथ टैगोर की है। गीतांजलि भी रविन्द्रनाथ टैगोर की होगी। बहुत सारी रचनाएं रविन्द्रनाथ टैगोर जी की हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेम पचीसी किसने लिखा है? क्या प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु या जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा? तो जो प्रेम पचीसी है, इसके लेखक कौन है? तो भैया इसके रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। क्षुधित पाषाण यानी हंगरी स्टोन, इसके रचयिता कौन है? तो जो हंगरी स्टोन है, क्षुधित पाषाण है, इसके लेखक क्या जयशंकर प्रसाद हैं, क्या शरद चंद्र चटर्जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं या प्रेमचंद हैं? तो भैया इसके जो लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। क्लियर है? जब प्रेमचंद की बात होती है तो आपको पता है गोदान, अगर आपसे पूछा जाए गोदान, अगर आपसे पूछा जाए गबन, अगर आपसे पूछा जाए निर्मला के लेखक कौन है, तब भी आपको बताना है मुंशी प्रेमचंद निर्मला के लेखक हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, गोदान, गबन, निर्मला। इसके अलावा दोस्तों प्रेमा। ठीक है, और कौन कौन सा है? तो ये है, कौन सा सदन है अभी एक इनका, प्रेम सेवा सदन है। ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। एक आप ध्यान रखना, मंगलसूत्र, जो कि अंतिम रचना ये लिख रहे थे लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये सब जो है मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। ठीक है, शरद चंद्र को मैंने बता दिया आपको, 2 रचनाएं आपको ध्यान रखना है इनका, एक चरित्रहीन और एक जो देवदास है। जयशंकर प्रसाद की भी बहुत सारी है, जैसे तितली है, तितली है, कंकाल है, कामायनी, इंद्रजाल, ये सब रचनाएं किसकी हैं? तो ये सब रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, विश्व इतिहास की झलक यानी कि ग्लिम्पेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखा गया किताब है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगणमन कहां पर गाई गई थी? तो मुंबई में, कोलकाता में, लखनऊ में या साबरमती में? आपको बताना है यहाँ पर 1911 में पहली बार जनगणमन कहां पर गाया गया था? तो ये दोस्तों कोलकाता में गाया गया, 27 दिसंबर 1911, ईयर इंपॉर्टेंट है, पहली बार जनगणमन यहीं पर गाया गया था। ठीक है, जनगणमन यहां पर गाया गया था। और इस समय जो कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, कांग्रेस के अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन था, और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बिशन नारायण धर।
बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर जो थे ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इसी समय ये गाया गया था। इसके रचयिता कौन है? जनगण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है। और ये कितने समय में गाया जाता है? तो भैया 52 सेकंड में इसको गाया जाता है। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो भारत का जो पहला समाचार पत्र है ये किसने शुरू किया? दादा भाई नौरोजी ने, सर सैयद अहमद खान ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या जेम्स ऑगस्टस हिक्की? तो दोस्तों जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र 1780 में इसको निकाला गया था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। और उस अखबार का नाम क्या था? तो उस अखबार का नाम था बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट जो होगा ये जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा ये निकाला गया था। क्लियर है? और यहीं पर अगर पूछा जाए आपसे संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, और एक होगा मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार। तो ये भैया 1921 में, 1821 में, और ये 1822 में, कहीं कहीं पर दोनों 1822 ही दिखा रहा है। तो ये जो है, जो संवाद कौमुदी है और जो मिरातुल अखबार है, ये संवाद कौमुदी बंगाली में नहीं, ये मिरातुल अखबार पहली बार है 1821 में और 22 में, आप देख लेना। ये जो है तो संवाद कौमुदी ये बंगाली भाषा में है और ये जो मिरातुल अखबार है ये है उर्दू में, ये उर्दू में है। ठीक है, अब यहां पर ये ईयर 21-22 इसमें है, मुझे ऐसा लगता है 1822 ये होना चाहिए, 1821 ये होना चाहिए। तो इस तरीके से ये भी भारतीय भाषाओं की अखबार है। और हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है वो है 1826 में उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड। और ये हिंदी की पहली समाचार पत्र है। और इसको किसने निकाला था? तो भैया इसको जुगल किशोर द्वारा निकाला गया था। ठीक है, जुगल किशोर, जुगल किशोर द्वारा इसको निकाला गया था। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट फैक्ट हो जाएगा, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री किसने लिखा है? राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया, मंसूर आलम, मोहम्मद अली जिन्ना। तो द व्हील्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया। ठीक है, द व्हील्स हिस्ट्री, ये राम मनोहर लोहिया है या कौन है? द व्हील्स हिस्ट्री, ये आप दोस्तों थोड़ा सा देख लेना इसको, इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है। द व्हील्स हिस्ट्री किसने लिखा है ये आप थोड़ा सा चेक कर लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है मुझे इस क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? क्या रविन्द्रनाथ टैगोर होंगे? क्या मुल्कराज आनंद होंगे? क्या शरद चंद्र चटर्जी होंगे? या विष्णु शर्मा होंगे? तो विष्णु शर्मा की तो पंचतंत्र है जो सबसे प्रसिद्ध है, आपको पता होगा, पंचतंत्र, पंचतंत्र है इनकी। जो शरद चंद्र चटर्जी की है, एक चरित्रहीन है और एक देवदास है। ठीक है, और मुल्कराज आनंद है अनटचेबल, इन्होंने पुस्तक लिखा है। ठीक है, और जो रविन्द्रनाथ टैगोर है इन्होंने ही पोस्ट ऑफिस लिखा हुआ है। पोस्ट ऑफिस, डाकघर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा कहते हैं? स्टील फ्रेम किसे कहते हैं? तो ये दोस्तों जो भारतीय सिविल सेवा है ना, इसे ही इस्पात का चौखटा कहते हैं, इस्पात का चौखटा। नेक्स्ट हो जाएगा, गोदान किसकी रचना है? गोदान भैया, तो गोदान जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी की सबसे प्रसिद्ध रचना है गोदान। और गबन भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, धर्मवीर भारती की एक सूर्य का सातवां घोड़ा है, सूर्य का सातवां घोड़ा, सूर्य का सातवां घोड़ा ध्यान रखेंगे, ये किसकी है? तो ये धर्मवीर भारती की है। ठीक है, इसके अलावा इनकी कई सारी रचनाएं हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती क्या महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या मैथिली शरण गुप्त? तो जो भारत भारती है ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है, आपको ध्यान रखना है। इनको राष्ट्र कवि भी कहते हैं। और ये भारत भारती के अलावा इन्होंने साकेत भी लिखा है। भारत भारती और साकेत इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सैडलर आयोग का संबंध किससे है? जो सैडलर आयोग है इसकी स्थापना 1917 में हुई थी, सैडलर आयोग। और ये क्यों बनाया गया था? तो क्या ये न्याय करने के लिए, राजस्व प्रशासन के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए या शिक्षा के लिए? तो जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था उसकी शिक्षा के लिए ये बनाया गया था सैडलर आयोग 1917 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो डायरेक्ट आप एग्जाम में कई बार इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू किया? यहां पर क्या कह रहा है? प्रांतीय स्वायत्तता कह रहा है। तो प्रांतीय स्वायत्तता, अगर प्रांतों में द्वैत शासन कहता तो हम बताते सर जी प्रांतों में द्वैत शासन 1929 में, ठीक है। प्रांतों में अगर पूछा जाता द्वैत शासन, तो प्रांतों में द्वैत शासन कहता तो हम कहते हैं 1919। लेकिन यहाँ पे प्रांतों की स्वायत्तता कह रहा है, तो प्रांतों की जो स्वायत्तता होगी ये हो जाएगी भैया 1935। 1935 का जो एक्ट था इससे प्रांतों को स्वायत्तता दे दिया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? अच्छा, ये किसने प्रारंभ किया था? फखरुद्दीन अली अहमद ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, अबुल कलाम आजाद ने, अली बंधुओं ने। तो यहाँ पे अली बंधुओं द्वारा इस खिलाफत आंदोलन को स्टार्ट किया गया था, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई थे, ठीक है। एक होंगे मोहम्मद अली और दूसरे होंगे शौकत अली। ये दो भाई होंगे। और ध्यान रखना है कि जो मोहम्मद अली हैं, ये जो अली बंधु हैं, इनके द्वारा जो तिलक की मृत्यु हुई थी तो उनको कंधा भी दिया गया था। तो अली बंधुओं द्वारा ये खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? भारत में जो सिविल सेवा है इसका सूत्रपात किसने किया था? सिविल सेवा की बात हो रही है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड कॉर्नवालिस? आपको बताना है इनमें से किसका सही जवाब हो जाएगा। तो लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल है 1899 से लेकर के 1905 तक का इसका कार्यकाल होगा। जो लॉर्ड कर्जन है भैया, इसका कार्यकाल है, नहीं डलहौजी का कहां, ये कर्जन का कार्यकाल है। तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से लेकर के 1856 तक का कार्यकाल है। जो कर्जन है 1899 से लेकर के 1905 तक का इसका कार्यकाल होगा। जो वेलेस्ली है 1798 से लेकर के 1804 तक का इसका शासनकाल हो जाएगा, 5 तक है, 1805 तक। और जो कॉर्नवालिस है ना भैया, कॉर्नवालिस ये है 1786 से लेकर के 1793 तक का इसका शासनकाल है। और भारत में सिविल सेवा का जो जनक है ये कॉर्नवालिस को ही माना जाता है, ठीक है। सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को, पुलिस सेवा का जनक भी कॉर्नवालिस को, स्थायी बंदोबस्त भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो कई सारी चीजों के लिए कॉर्नवालिस जाना जाता है। एकमात्र गवर्नर जनरल जिसका समाधि स्थल भारत में है। तो कहां पर है ये? तो इसका समाधि स्थल उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है और यहीं पर इसका समाधि स्थल लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको विचार करना है भैया। यहां पर दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और नीचे कूट दिया हुआ है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि इंग्लैंड की जो रानी है 1858 ईस्वी में भारत की महारानी घोषित हो गई थी। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? और दूसरा कह रहा है राजा जॉर्ज फिफ्थ तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा था। तो क्या ये दिल्ली दरबार रखे थे? आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो, दोनों, न तो एक न तो दो, आपको बताना है सही जवाब। तो दोस्तों इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई। ऐसा नहीं है, देखिए भले ही जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन भारत को खरीद लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी से, मतलब ले लिया था, अधिग्रहण कर लिया था। और ईस्ट इंडिया से अब शासन किसके हाथ में चला गया था? जो ब्रिटेन में रानी या राजा होंगे, जो क्राउन होंगे, जो ताज होंगे, उनके हाथ में यहां पर डायरेक्ट सत्ता चला गया था। लेकिन फिर भी जो महारानी घोषित किया गया था औपचारिक रूप से, ये 1877 में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था, जब पहला दिल्ली दरबार पहला लगा था। महारानी विक्टोरिया होंगी, तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और राजा जो जॉर्ज फिफ्थ है, जॉर्ज पंचम है, ये महारानी मैरी के साथ 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में आए थे, बिल्कुल सही है। और इसी समय ये थर्ड दिल्ली दरबार होगा और ये फर्स्ट दिल्ली दरबार होगा। फर्स्ट दिल्ली दरबार 1877 में, इसी के समय में क्या हुआ था, जो ब्रिटेन की महारानी होंगी वो भारत की महारानी
घोषित होंगी। और जो तृतीय दिल्ली दरबार होगा इसमें दो काम किया जाएगा। एक तो जो बंगाल का एकीकरण, जो विभाजन हुआ था पहले, तो इसका बंगाल का एकीकरण किया गया, जो पहले विभाजन हुआ था एकीकरण, तो ये बंगाल का एकीकरण किया जाएगा। और जो दूसरा काम था यहाँ पे ध्यान रखना है कि राजधानी चेंज किया गया। तो जो राजधानी पहले कहां पर थी, जो राजधानी पहले कलकत्ता होगी, कलकत्ता, तो कलकत्ता से राजधानी चेंज करके दिल्ली कर दिया गया, ठीक है, दिल्ली। तो ये भी इसी समय किया गया था। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, केवल और केवल दो सही होगा, केवल और केवल दो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृत बाजार पत्रिका किसकी है, बहुत इंपॉर्टेंट 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका। और दोस्तों ये वही पत्रिका है, इस एक अखबार ने अंग्रेजों को इतना नाको चने चबा दिया था कि भैया उनको जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था इस लाना पड़ा था। ध्यान रखना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट टारगेट किया था अमृत बाजार पत्रिका को, मतलब मेन अमृत बाजार पत्रिका ही टारगेट पर था। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था इसको प्रतिबंधित करने के लिए लाया गया था। लेकिन ये अखबार रातों रात 1878 में क्या कर दिया गया, मतलब बदल दिया गया इसका लैंग्वेज, रातों रात ये इंग्लिश में मतलब बदल दी गई ना, पहले ये बंगाली भाषा में होती थी। तो अमृत बाजार पत्रिका ये दोस्तों 1875 से ध्यान रखना स्टार्ट हुआ था, शिशिर कुमार घोष द्वारा ये लाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने जो शिशिर कुमार घोष है 1875 में इन्होंने इंडियन लीग बनाई थी, इंडियन लीग बनाई थी। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, इंडियन लीग किसके द्वारा स्थापित किया गया था, शिशिर कुमार घोष 1875। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। कौन सा भैया एक अखबार है जो उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया या फ्री प्रेस जनरल। तो यहां पे कह रहा है कि जो उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, तो द लीडर जो था, और ये लीडर किसका है, ट्रिपल एम किसका, मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय जो थे उनका ये लीडर होगा, ठीक है, जो लीडर है ये मदन मोहन मालवीय का है। इसके अलावा इन्होंने हिंदुस्तान नामक अखबार भी निकाला था। तो द लीडर भी है इनका, हिंदुस्तान भी है इनका, मदन मोहन मालवीय जी का, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। यंग इंडिया महात्मा गांधी का है, यंग इंडिया महात्मा गांधी का है, 1919 में महात्मा गांधी द्वारा इसको प्रारंभ किया गया, महात्मा गांधी द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। और जब बात होगी न्यू इंडिया, तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये किसका होगा, ये होगा भैया एनी बेसेंट का, ठीक है, एनी बेसेंट का। 1916 में जब होम रूल आंदोलन चल रहा था तब एनी बेसेंट द्वारा इसको चलाया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा, झंडा गीत किसने लिखा है, झंडा गीत। झंडा गीत कौन सा है पता है आपको, झंडा गीत आपको पता है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये तो हमारा झंडा गीत है, झंडा गीत। तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, और इसको झंडा गीत है, तो ये किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, मैथिली शरण गुप्त ने या श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। तो श्यामलाल गुप्त पार्षद द्वारा ये लिखा गया है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरिक सेवाओं सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था। जो नागरिक सेवा है ना, प्रतियोगी परीक्षा है ना, इसको सिद्धांततः कब स्वीकार किया गया था, 1853 में इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो ये 1786 का जो एक्ट था, 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 86 में जैसे ही कॉर्नवालिस आया था, इसको एक अधिकार मिला था कि ये भैया काउंसिल का जो डिसीजन है ना, जो भाई परिषद था, तो परिषद में मेंबर होते थे, 4-5 मेंबर थे, तो वो जो भी सलाह देंगे, 4 मेंबर होते थे पहले, तो जो भी सलाह देंगे उनको आपको मानना अनिवार्य था पहले, लेकिन अब भैया आप उसको कैंसिल कर सकते हो। तो ये 1786 के एक्ट से कॉर्नवालिस, और इसीलिए कॉर्नवालिस जो है ये बहुत ही शक्तिशाली साबित हुआ। नेक्स्ट हो जाएगा, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ, इसके लेखक कौन होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर, तारकनाथ बंदोपाध्याय होना चाहिए, स्वर्ण कुमारी या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दुर्गेश नंदिनी को लिखा गया था। नेक्स्ट हो जाएगा, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया। अरुणा आसफ अली, कमला रानी सिंह, तारकेश्वरी सिन्हा, राबड़ी देवी। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में होना चाहिए था। किस महिला ने स्वतंत्रता आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर्वाधिक
योगदान दिया था अरोड़ा आसफ अली, ठीक है, अरोड़ा आसफ अली, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा वंदे मातरम गीत लिखा था, वंदे मातरम किसने लिखा था भैया? तो वंदे मातरम तो सर जी बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, और किस पुस्तक में लिखा था? आनंद मठ में लिखा था, आनंद मठ में ये लिखा गया। नेक्स्ट हो जाएगा किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक किया गया था? उड़ीसा बिहार से, देखिए जब बंगाल का विभाजन किया गया 1905 में, 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया, और 1911 में क्या किया गया? इनका एकीकरण कर दिया गया, मतलब बंगाल को फिर से जोड़ लिया गया। लेकिन ध्यान रखना, जब बंगाल का एकीकरण किया गया ना, तो बंगाल का कुछ हिस्सा इसको काट दिया गया, और काट करके यहाँ पर कुछ हिस्सा काट करके, और वो हिस्सा कौन सा था? तो बिहार प्लस उड़ीसा का हिस्सा था, बिहार प्लस उड़ीसा का। तो आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल से बिहार और उड़ीसा कब अलग हो गए थे? तो आपको बताना है 1912 में बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गए थे। जब बंगाल का एकीकरण किया गया तो बिहार और उड़ीसा को अलग कर लिया गया। लेकिन जब ये अलग हो गए तो इसके बाद बिहार से भी उड़ीसा को अलग कर दिया गया। तो वही कह रहे हैं कि बिहार से भैया उड़ीसा कब अलग हुआ? तो ये 1936 में ये दोनों अलग हो गए। कहने का मतलब ये है कि पहले बंगाल से अलग हुआ, बिहार और उड़ीसा अलग हो गया, ये पूरा का पूरा बंगाल था। 1911 में क्या किया गया कि 1912 में क्या किया गया कि इनको काट करके अलग किया गया, जिसमें बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र था, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र था, इनको बंगाल से अलग कर दिया गया। अब ये एक साथ रहते थे। 1936 में क्या किया गया कि बिहार और उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1936 में उड़ीसा बिल्कुल अलग हो गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा स्तंभ 1 में अंकित नामों के को स्तंभ 2 के में अंकित नामों से सुमेलित करना है। तो यहां पर आपको सुमेलित करना है, एक तरफ हो जाएगा यहां पे ये आवर इंडियन मुसलमान प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। अच्छा, तो एक तरफ ये है किताबों के नाम है और दूसरी तरफ इसके लेखक के नाम है। आपको बताना है इनमें से कौन सा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद का है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्ता का है। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय का है। और आवर इंडियन मुसलमान्स डब्ल्यू हंटर का है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था ये किसने रद्द किया था? 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये किसने रद्द किया था? 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड लीटन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड मिंटो ने। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया कौन था 1878 में? लॉर्ड लीटन, ध्यान रखना, लॉर्ड लीटन लाया था, लाने वाला कौन था? लॉर्ड लीटन था। और ये क्या था? तो ये जो क्षेत्रीय भाषा में जो अखबार निकलते थे ना, अखबार निकलते थे, इनको सेंसरशिप करना। सर सेंसरशिप क्या होता है? सेंसरशिप करना। तो सर जी ये सेंसरशिप क्या होता है? मतलब अंग्रेज पहले चेक करेंगे कि आपके अखबार में सब कुछ ठीक लिखा हुआ है कि नहीं, फिर बाद में ये आपकी छपाई होगी अखबार की, तो ये इसको कहते हैं सेंसरशिप। तो जो क्षेत्रीय भाषा है ना, इनमें जो अखबार निकलते थे इनका सेंसरशिप करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। लाया किसने था? लॉर्ड लीटन ने। लेकिन इसको रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द किया था, ठीक है। रिपन ने कई सारे अच्छे काम किए थे, जैसे रिपन के द्वारा किए गए काम, जैसे कि 1882 में इसने क्या किया था? तो भैया हंटर आयोग गठित किया था, हंटर आयोग, और ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित होगा हंटर आयोग। इसके अलावा आपको पता है 1883 का जो इल्बर्ट बिल विवाद था, तो इल्बर्ट बिल विवाद इसी से संबंधित है, इल्बर्ट बिल विवाद। इसके अलावा जो लॉर्ड रिपन है ये स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है, स्वशासन का जनक माना जाता है। भारत में नियमित जनगणना कब से शुरू हुआ? 1881 में नियमित जनगणना करवाने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड रिपन को जाता है, नियमित जनगणना करवाने का। इसके अलावा 1881 का पहली बार जो वो आया था ना, क्या बोलते हैं उसको, जो प्रथम
कारखाना अधिनियम, कारखाना अधिनियम भी इसी के समय में आया था, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे जो फैक्ट हैं ये इंपॉर्टेंट है लॉर्ड रिपन के समय में। लिटन जो है ये 1878 का एक्ट लाया था जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, और इसी समय इसने शस्त्र एक्ट भी लेकर के आया था जो शस्त्रों पर प्रतिबंध लगाना था। कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था और मिंटो ने मुस्लिम लीग की स्थापना करने में मदद की थी। नेक्स्ट हो जाएगा, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने निकाला था? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्री हिंदुस्तान, कई बार पूछा गया है। फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने निकाला था? तो ये दोस्तों तारकनाथ दास का ये फ्री हिंदुस्तान अखबार था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें मतलब जो भारत को आजादी कैसे मिले इसके बारे में लेख लिखा जाता था। तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान लिखा था और लोगों से काफी मदद भी लेकर के काफी मदद किया गया था क्रांतिकारियों को। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? इंडियन अनरेस्ट दोस्तों वैलेंटाइन सिरोल ने लिखा था और इसी में क्या बताया गया था कि भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति मतलब भारत में जो क्रांति बढ़ रही है ना, जो अंग्रेजों के लिए तो वो अशांति है, जो भारतीयों के लिए क्रांति है, अंग्रेजों के लिए वो अशांति है। तो अंग्रेज अपने नजरिए से कह रहे हैं कि जो भारतीय अशांति चल रहा है, भारतीय अशांति का जनक कौन है? जनक मतलब ये सबसे ज्यादा अशांति कौन फैला रहा है, सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कौन कर रहा है? तो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है जो बाल गंगाधर तिलक है। इसने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था? बाल गंगाधर तिलक को इसने क्या कहा? तो इसने कहा कि तिलक को कि भैया ये जो है भारतीय अशांति के जनक है। बाद में तिलक जी ने क्या किया कि इसके ऊपर जो वैलेंटाइन सिरोल है इसके ऊपर मानहानि का केस कर दिया था। तो वैलेंटाइन सिरोल ध्यान रखना है, वैलेंटाइन सिरोल दोस्तों मानहानि का केस कर दिया था वैलेंटाइन सिरोल के ऊपर बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट हो जाएगा, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन है? स्वदेश वाहिनी तो सीवी रमन पिल्लई, CN मुदलियार, के रामकृष्ण पिल्लई या CR रेड्डी। तो जो सीवी रमन पिल्लई हैं इनके द्वारा स्वदेश वाहिनी की संपादक किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? द इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी 1903 में छापना स्टार्ट किए थे। तो ये किसने छापा था? महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। और सर जी कहां से? तो दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। और इन्होंने 1904 में इनफिनिक्स आश्रम भी स्थापित किया था। इनफिनिक्स आश्रम स्थापित किया था, फिनिक्स आश्रम कहते हैं। तो कब? 1904 में। अब यहां पे कह रहा है भैया कि द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। तो किस भाषा में नहीं छपता था? तो ये उर्दू में नहीं छपता था, अंग्रेजी में, गुजराती में, तमिल में और हिंदी में छपता था, उर्दू में तो ये नहीं छपता था। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? हंटर आयोग दो है, ध्यान रखना, हंटर आयोग कितने हैं? दो है। एक 1882 का हंटर आयोग है और एक 1919 का हंटर आयोग है। जो 1919 का हंटर आयोग है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए था, और जो 1882 का हंटर आयोग है ये शिक्षा के विकास के लिए था। ठीक है, तो ये शिक्षा के विकास के लिए है, और ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था, जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इसकी जांच के हत्याकांड की जांच के लिए ये बनाई गई थी। ठीक है, तो यहां पर इसके बारे में बात हो रहा है कि भैया ये इसके रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो ये उच्च शिक्षा पर जोर देने की बात कही गई थी, और ये लॉर्ड रिपन द्वारा गठित किया गया था हंटर आयोग। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? मतलब गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, 5 स्टार वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपने बता दिया सर जी ये तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का एक्ट होगा। इसमें पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया? प्रेस सेंसरशिप पहली बार किसने लागू किया? वैसे तो देखिए लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया ही था, लेकिन पहली बार जो प्रेस पर सेंसरशिप लगाया था ये लगाया था लॉर्ड वेलेजली ने। वेलेजली जो होगा ये पहली बार 1798 में पहली बार प्रेस पर सेंसरशिप लगाया था, और इसके सेंसरशिप को 1818 में समाप्त किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त किया था। इसके सेंसरशिप को लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा 1818 में समाप्त किया गया, लॉर्ड वेलेजली ने इसको लगाया था। वैसे प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो 1835-36 में अखबारों पर से एकदम जितने भी सेंसरशिप थे सब समाप्त कर लिए गए लॉर्ड मेटकाफ के द्वारा। ठीक है, मेटकाफ के द्वारा, मेटकाफ। और इसीलिए जो लॉर्ड मेटकाफ है, मेटकाफ को क्या बोलते हैं? तो ये कहते हैं कि भारतीय समाचार पत्रों का, या भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? मुक्तिदाता,
मुक्तिदाता पूछा जाएगा किसे कहते हैं, तो आपको बताना है लॉर्ड मेटकाफ होगा, इसे मुक्तिदाता कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ, सबसे बाद में क्या हुआ, हड़प नीति हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ, स्थायी बंदोबस्त हुआ, सहायक संधि हुआ। तो भैया सबसे पहले तो सहायक संधि देखते हैं कब हुआ था, 1798 में वेलेस्ली ने इसको स्टार्ट किया। जो स्थायी बंदोबस्त है ना, ये 1793 में कार्नवालिस ने स्टार्ट किया था, और जो बंगाल का विभाजन है ये 1905 में कर्जन ने किया था, और जो हड़प नीति है ये 1848 में डलहौजी द्वारा स्टार्ट किया गया। तो यहां पे कह रहा है सबसे बाद में, तो सबसे बाद में दोस्तों बंगाल का विभाजन किया गया। ठीक है, बंगाल का विभाजन सबसे बाद में किया गया था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है, और आपको बताना है कि कौन सा भैया इसमें से सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इधर दिया हुआ है समाचार पत्र, और इधर दिया हुआ है कि उसके संपादक कौन है, और इस तरीके से आपको कूट का चयन करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भैया हम लोग ABCD लिख लेंगे, और जब ABCD लिखेंगे तब उसके बाद हम लोग सुमेलित करना स्टार्ट करेंगे। तो द हिंदू किसका है, ये सुब्रमण्यम अय्यर का है, द हिंदू। ठीक है, 1878 में ये स्टार्ट हुआ था। हिंदू कहां पे है, सुब्रमण्यम अय्यर तीसरे नंबर पे हैं। तो ए के साथ 3 हम लिखेंगे, ए के साथ 3 लिखेंगे। सुधाकर जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले का है, सुधारक, तो ये सुधारक जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले का है। तो बी के साथ हम 2 लिखेंगे, बी के साथ क्या लिख दिया हमने, 2 लिख दिया। वॉइस ऑफ इंडिया ये दादा भाई नौरोजी का है, तो सी के साथ हमने 1 लिख दिया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी सी के साथ 1 हो गया। और बंगाली जो है ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है, तो डी के साथ हमने क्या कर लिया भैया, 4 लिख दिया। तो 3 2 1 4 कहीं पर है ऑप्शन में, 3 2 1 4 हमारे पहले ऑप्शन में है, तो इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, यानी कि भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित हुआ था। तो आपको पता है पहली बार 1774 में, और कहां पर सर जी, कलकत्ता में, कलकत्ता में। और इसके मुख्य जज कौन थे, एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे जो होंगे ये भैया पहले इम्पे जो है पहले जज हुआ करते थे। ठीक है, एलिजा इम्पे सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य जज हुआ करते थे। तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये गठित किया गया था, बनाया गया था, स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो ये 2 नाम मिलते हैं, हमें ध्यान रखना है। एक तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम भी मिलता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम भी मिलता है, जो पहली बार, कई सारे इतिहासकार मानते हैं कि पहली बार ये जेल गए थे, और कई सारे इतिहासकार मानते हैं कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक, इनको भी बताया जाता है तिलक, तो इनको बताया जाता है कि ये भी पहली बार। तो इनमें से जो भी नाम होगा आपके ऑप्शन में आप उसको टिक कर देंगे, लेकिन जब दोनों होगा तो आप हमेशा सुरेंद्रनाथ बनर्जी को टिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला पहला भारतीय कौन था, तो आपको बताना है यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जब दोनों ऑप्शन में होगा, देखो किताबों में भले ही बाल गंगाधर तिलक दे, ये दोनों ही व्यक्ति हैं जिनके बारे में इतिहासकार मानते हैं कि ये पहली बार जेल गए थे, लेकिन जब दोनों ही नाम ऑप्शन में दिया हुआ है तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का समय ज्यादा पहले का है। ठीक है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी माना जाता है, ये अंग्रेजों का विरोध और भी पहले से कर रहे थे, ये सिविल सर्विस में थे, इनके साथ बहुत ही ज्यादा भेदभाव होता था। 1874 में इनको सिविल सर्विस से निकाल भी दिया गया था, तो इसलिए दोनों ही नाम, वैसे ये क्वेश्चन जो है इसको बाल गंगाधर तिलक को भी आप गलत नहीं कह सकते, मैं फिर से कह रहा हूं, ये दोनों के दोनों नाम ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, मैडम भिकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम भिकाजी कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। ये कह रहा है, जो इसमें थोड़ा सा ये टाइपिंग एरर हो गया है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ रहा हूं, आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि भैया जो 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन था ना, इसमें राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था किसने, मैडम भिकाजी कामा ने। और दूसरा कह रहा है कि मैडम भिकाजी कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही थी, दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव थी। और तीसरा कह रहा है कि मैडम भिकाजी कामा के माता पिता पारसी थे। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है, 1 2 3 तीनों ही सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 2 सही है, या केवल 3 सही है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, और यहां पर दोस्तों केवल और केवल 2 और 3 सही है, ध्यान रखना 2 और 3। जो मैडम भिकाजी कामा है, इनके माता पिता पारसी थे, ये भी एक पारसी थी, और ये दादा भाई नौरोजी की सचिव हुआ करती थी। ठीक है, इन्होंने जो स्टुअर्ट था ना, ये कम्युनिस्ट सोशलिस्ट पार्टी का वो मीटिंग नहीं था, तो आपको ध्यान रखना है ये वाला नहीं होगा। स्टुअर्ट में इन्होंने, जर्मनी के पेरिस में नहीं, स्टुअर्ट में, और सोशलिस्ट मीटिंग नहीं था, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, और इनको भारतीय
भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसकी मां कहा जाता है। तो स्वतंत्रता आंदोलन की माता किसे कहा जाता है? तो वो भी मैडम भिकाजी कामा को ही कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा? सी राजगोपालाचारी होंगे। ठीक है, इनको राजा जी के नाम से भी जानते हैं। राजा जी, राजा जी किसे कहते हैं? सी राजगोपालाचारी को राजा जी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, तो उनका नाम बताना है। सर जी ये इतना हलवा क्वेश्चन पूछेंगे, ये तो हम तुरंत बताएंगे, मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट हो जाएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, सर जी ये भी हलवा क्वेश्चन हो गया, ये मदन मोहन मालवीय। ठीक है, कब सर जी? 1916 में। ठीक है, 1916 में। और ध्यान रखना ये किसके स्थान पर स्थापित हुआ था? सीएचएस, हालांकि सीएचएस भी है अभी, और इसकी स्थापना 1898 में। सर जी किसने? तो एनी बेसेंट। ये भी कहा जाता है जो बीएचयू की स्थापना हुई मदन मोहन मालवीय ने किया, तो मदन मोहन मालवीय का सहयोग सबसे ज्यादा किसने किया? एनी बेसेंट ने ही बीएचयू बनाने में मदन मोहन मालवीय का सबसे ज्यादा सहयोग किया था। नेक्स्ट हो जाएगा, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू। तो यहां पर दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? राम मनोहर लोहिया। ठीक है, जो राम मनोहर लोहिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गिल्टी मैन इंडियाज पार्टीशन के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इसके लेखक हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पद प्रदर्शक बने? कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पद प्रदर्शक बने? सर सैयद अहमद खान। आपको पता है इन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल बनाया था। क्या बनाया था सर जी? मोहम्मडन मोहम्मडन बोला जाता है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल इन्होंने स्थापित किया था। सर जी कहां पर? अलीगढ़ में भैया, अलीगढ़ में। सर जी कब? 1875 में। और यही आगे चल करके क्या हो गया? 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, एएमयू बन गया। यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यही आगे चल करके मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल ही आगे चल करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में ये बन गया था। तो इसकी स्थापना किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था, और ये भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए सबसे पद प्रदर्शक बने रहे। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट कितने हैं? तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है। ठीक है, 3 स्टेटमेंट हैं, और आपको बताना है इनमें से कौन सा। अच्छा 2 ही स्टेटमेंट हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो चार्टर एक्ट है 1853 का, इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया था। देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है, ये आज टाइपिंग एरर हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो चार्टर एक्ट है 1853 का, इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का जो एकाधिकार था उसको उत्साहित किया गया। न तो उत्साहित किया गया, न तो प्रोत्साहित किया गया, न तो इसको डिमोरलाइज किया गया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का एक्ट है, इसके अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त करके भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। देखिए मैं आपको बताता हूं, पहला एक्ट कह रहा है ना कि ये जो 1853 का एक्ट था, इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को बढ़ावा दिया गया। और दूसरा कह रहा है, जो दूसरा स्टेटमेंट है, ये कह रहा है कि जो 1858 का एक्ट है, इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश जो सरकार है वहां पे डायरेक्ट उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोस्तों ये वाला तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1833 में ही उसका एकाधिकार समाप्त हो गया, और इसके बाद 1858 में तो पूरा शासन ही समाप्त हो गया, तो फिर इसको उत्साहित क्यों करेंगे? यहां पर पूरा का पूरा शासन व्यवस्था ही ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्त हो गई। और दूसरा कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत में सीधा शासन करना शुरू किया, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये केवल और केवल दो, जो दूसरा स्टेटमेंट है, यही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया है? तो आनंद मठ में किसका उल्लेख मिलता है? क्या भील विद्रोह का, रंगपुर और दीनापुर विद्रोह का, विष्णुपुर तथा बीरभूम विद्रोह का, सन्यासी विद्रोह का? दोस्तों ये सन्यासी विद्रोह होगा। ठीक है, सन्यासी विद्रोह होगा, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और ये जो सन्यासी विद्रोह है 1760 से लेकर के 1800 तक चला था ये, और आनंद मठ में इसी का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हो जाएगा, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्वामी विवेकानंद जी हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा ये इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट हो जाएगा,
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और आपको बताना है कि इनमें से एक तरफ हो जाएगा समाचार पत्र और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, इसको प्रारंभ करने वाले। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ABCD लिख लेंगे और ABCD लिखने के बाद अब हम लोग इसमें सुमेलित करेंगे और देखते हैं कौन किसके साथ जाता है। तो बॉम्बे क्रॉनिकल किसका है, तो ये फिरोज शाह मेहता का है, फिरोज शाह मेहता, तो यानी A के साथ हो जाएगा 3। ठीक है, आगे है कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का है, तो B के साथ हो जाएगा 1, B के साथ हमने कर दिया भैया 1। और जो लीडर है ये किसका है, मदन मोहन मालवीय का है। ठीक है, लीडर हिंदुस्तान ये सब मदन मोहन मालवीय का है, तो C के साथ हो जाएगा 2। और जब बात होगी सर्च लाइट की तो हम बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा, तो D के साथ हो जाएगा 4। और इसलिए 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो राजा राव तेलुगु, गोविंद त्रयंबक देशपांडे मराठी, सुब्रमण्यम भारती तमिल, ताराशंकर जोशी गुजराती, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों जो राजा राव है ये तेलुगु जो है ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, टाइपिंग आज थोड़ा सा फॉन्ट छोटा रखना था, आज मैं इसमें सुधार करने के लिए बोलूंगा। पहला स्टेटमेंट है कि वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया था। तो ये कह रहा है कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स था ना वो पहला ऐसा व्यक्ति था, पहला ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने क्या किया, भारत में ब्रिटिश ढांचे पर नियमित एक पुलिस बल स्थापित किया, पुलिस बल। तो पुलिस बल के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स को बोल रहा है। दूसरा कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। और तीसरा कह रहा है जो भारतीय दंड संहिता है ये 1860 में लागू हुआ था। आपको बताना है इनमें से कौन सा भैया एक सही है। देखिए वैसे तो पहला तो गलत ही हो जाएगा क्योंकि आपको पता है जो पुलिस सुधार है ये कार्नवालिस जाना जाता है, कार्नवालिस, तो कार्नवालिस हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है ये तो सरासर गलत है पहला तो। दूसरा कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का था इसमें कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय बनाया गया था, ये 100% सही है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। अब देखिए भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी की धाराएं हैं ये 1860 में लागू हुई भैया, लागू 1862 में हुई थी, 1860 में इसको बनाया गया था। तो ये भी हमारा सही, इसमें इस ऑप्शन के अनुसार ये भी सही माना जाएगा। क्यों सही माना जाएगा, क्योंकि कहीं पर भी केवल और केवल 2 ऑप्शन में नहीं है, मतलब सिंगल केवल 2 हो जाए, अगर इसको हम काट देंगे केवल 2 होता तो हम उसी की ओर जाते, लेकिन 2 के साथ हमें 3 को भी लेके जाना पड़ेगा, तो ये 1860 में लागू मान लेंगे हम। तो यहां पर 2 और 3 जो हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार 2 और 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का एक्ट है, इसमें क्या क्या उपबंध है आपको बताना है। तो प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था, प्रांतीय स्वायत्तता मतलब प्रांतों को स्वतंत्रता दे दी गई। दूसरा कह रहा है एक संघीय न्यायालय जो फेडरल कोर्ट है इसकी स्थापना किया गया, क्या ये सही है। और तीसरा कह रहा है कि केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। उपर्युक्त में से कौन सा भैया सही है आपको बताना है। तो अगर आपने 1935 का एक्ट पढ़ा हो तो इसमें प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, बिल्कुल दी गई, और प्रांतों को स्वायत्तता देकर के क्या हमारे यहां अपनाया गया, तो संघीय व्यवस्था दिखाई देता है। केंद्र को भी आजादी, राज्य को भी आजादी, दोनों अपनी ओर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, 1935 के जो भारत शासन अधिनियम था इसके बारे में मैं कुछ फैक्ट बताता हूं, ये आपको ध्यान से सुनना है। इसमें कुल 321 आर्टिकल थे। आपसे पूछा जाता है कुल कितने आर्टिकल थे, 321 आर्टिकल थे। और कितने भाग थे, इसमें कुल कितने भाग थे, तो 14 भाग थे। ठीक है, 14 भाग थे। और अनुसूचियां कितनी थी, अनुसूचियां कितनी थी, अनुसूची की बात होगी तो आपको बताना है सर जी कुल 10 अनुसूचियां थी जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया कि प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, ये तो भैया सही है। एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ये भी सही है, संघीय न्यायालय बनाया गया। और केंद्र में अखिल भारतीय स्तर पर संघ शासन बनाया गया, ये भी सही है। तो ये तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी मिसमैच है, जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में आया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है डलहौजी लेकर के आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है कर्जन लेकर के आया था। और इल्बर्ट बिल विवाद जो है ये रिपन से संबंधित है। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप देखते ही समझ गए होंगे कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये कर्जन नहीं लेकर के आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था और ये लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया था। कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था 1899 से लेकर के 1905 तक का जो कार्यकाल है ये कर्जन का है। जबकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, 1878 में आया था। इसी समय शस्त्र अधिनियम भी आया था। नेक्स्ट हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। तो क्या विशेषताएं थी, गवर्नरी प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति की गई।
देखिए 1935 के शासन की बात कर रहा है, तो पहला कह रहा है कि गवर्नरी प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति की गई। तो गवर्नरी यानी कि ये जो प्रांतों में द्वैत शासन था इसकी समाप्ति कर दी गई। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति की गई। दूसरा कह रहा है गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार यानी कि वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाने का अधिकार दिया गया। जो गवर्नर थे ना, इनको क्या किया गया, वीटो की शक्ति दी गई और कानून बनाने का अधिकार भी दे दिया गया। और तीसरा कह रहा है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति कर दी गई। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, आप सोच करके बताएं इसमें से। तो गवर्नरी प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति की गई, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, गवर्नरी प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति कर दी गई, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रांतों से द्वैत शासन समाप्त किया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू हुआ था, 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ था, 1935 में समाप्त किया गया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है गवर्नरों को विधायी प्रक्रियाओं में निषेधाधिकार यानी वीटो की शक्ति, यानी कि जो राज्यों में कानून बन रहा है ना, गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में, मतलब जो राज्य की विधानमंडल द्वारा कानून बनाया जा रहा है उसमें भी जो राष्ट्रपति है या जो गवर्नर है, राज्यपाल है, ये कानून को रोक सकते हैं, साइन नहीं कर सकते, उसको लौटा सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति कर दी गई, तो ऐसा नहीं है, इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति नहीं की गई, इसको और बढ़ावा दिया गया था। तो यहां पर 1 और 2 जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा, 1 और 2 ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, आपको सही बताना है। तो पहला कह रहा है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। एक गलत है वही नहीं, एक सही है वही बताना है। तो 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। दूसरा कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। और तीसरा कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। और चौथा कह रहा है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को बन करके तैयार हुआ था। आपको बताना है इनमें से एक सही है। तो दोस्तों भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को एडॉप्टेड नहीं था, इस दिन तो लागू था भैया, ये 26 नवंबर 1949 को था। इस दिन हम लोग विधि दिवस मनाते हैं, 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस दिन नहीं अंगीकृत किया गया था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और अगस्त भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 नहीं था, 9 दिसंबर 1946 था। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा। और तीसरा अगला कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ये ध्यान रखना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, सदस्य नहीं थे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो ये जो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान सभा बनाया गया था ये बिल्कुल सही है। और कुल 10 लाख लोगों पर एक सीट निर्धारित किया गया था और इस प्रकार कुल 389 सीट निर्धारित किया गया था बंटवारे के पहले। जब विभाजन हो गया तो 299 सीटें बची थी। नेक्स्ट हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी थी। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट है, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड दोस्तों 1919 का भारत सरकार अधिनियम है, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। इसकी बड़ी बात क्या है, जो 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है, इसमें प्रांतों में क्या किया गया, प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया, प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। ठीक है, द्वैत शासन लागू किया गया। और 1909 का जो मार्लेमेंटो एक्ट है, इसमें पृथक निर्वाचक मंडल लागू किया गया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। तो आपको विचार करना है, फिर उपर्युक्त पदावधियों में से सही कालानुक्रम क्या है आपको वो बताना है। तो जो लॉर्ड कर्जन है भैया, इसका कार्यकाल 1899 से लेकर के 1905 तक का इसका कार्यकाल होगा। और जब बात होगी चेम्सफोर्ड की, तो हम बताएंगे जो चेम्सफोर्ड है ये 1916 से लेकर के 1921 तक का इसका कार्यकाल होगा। और बात होगी लॉर्ड हॉर्डिंग की, तो हॉर्डिंग जो है, लॉर्ड हॉर्डिंग 1911 से लेकर के 1916 तक का इसका कार्यकाल हो जाएगा। ठीक है, हॉर्डिंग की। और लॉर्ड इरविन, हाँ, और जो लॉर्ड इरविन है ना भैया, इरविन, तो इरविन का शासनकाल हो जाएगा 1926 से लेकर के 1931 तक का इसका कार्यकाल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग, बिल्कुल सुमेलित करते हैं। सबसे पहले यहां पर 3 हो जाएगा, सबसे पहले 3 हो गया, यानी सबसे पहले तो ये हो जाएगा, इसके बाद फिर कौन हो जाएगा, इसके बाद फिर ये हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, और इसके बाद फिर कौन हो जाएगा, 21 के बाद नहीं, सबसे पहले तो ये है, पहले नंबर पे है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, सबसे पहले 1, फिर 3, फिर 2 और फिर 4 सबसे बाद में लॉर्ड इरविन है। तो 1 3 2 4,
1 3 2 4 ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा कथन ए। 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आजाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था, तो ये एक स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को लाया गया था। ठीक है, 19 मार्च 1919 को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहते हैं इसको, और इसी को काला कानून कहते हैं। ये रॉलेट एक्ट लाया गया था। तो ये आपको बताना है कौन सा सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। दोस्तों देखिए, 1916 में मौलाना मोहम्मद अली और अबुल कलाम आजाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था, ये स्टेटमेंट गलत है। विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद जो सरकार है इसने रॉलेट एक्ट पारित कर दिया था, ये सही हो जाएगा। तो ए गलत है, आर सही है। ए गलत है और आर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 1854 की वुड विज्ञप्ति, जो वुड डिस्पैच है 1854 का, इसमें अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? तो देशी भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार करना, अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग करके लोगों में साक्षरता को बढ़ावा देना और परंपरागत भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तर्क बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना। आपको बताना है इनमें से सही कौन सा होगा। तो देखिए, मुख्य छिपा हुआ उद्देश्य तो ये था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार करना था। छुपा हुआ उद्देश्य ये होगा, लेकिन उनके बताने के अनुसार वो क्या करना चाहते थे, अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग करके साक्षरता दर बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? तो 1942 का जो क्रिप्स मिशन है इसका आपको बताना है महत्वपूर्ण पहलू क्या था। तो भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना। तीसरा है कि विश्व युद्ध के बाद भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता तथा प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करने की शर्त थी। और चौथा कह रहा है कि संपूर्ण भारत संघ के लिए एक ही संविधान की संरचना करना, किसी भी प्रांत के लिए पृथक संविधान न होना तथा सभी संविधानों को संघीय संविधान मान्य होगा। यह बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, सिंपल सी बात यह है 1942 का जो क्रिप्स मिशन आया था इसका महत्वपूर्ण पहलू क्या था? तो भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी, सभी भारतीय राज्यों को भारतीय संघ में शामिल होना होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत संघ की स्थापना करना और उनको डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना, यही इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, ये कह रहा है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध होगा ना, इसके बाद हम लोग एक भारत संघ बनाएंगे और उसके बाद आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। हालांकि इसको आउटडेटेड चेक कहा था, किसने? महात्मा गांधी ने इसको आउटडेटेड चेक कहा था। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 1935 के भारतीय अधिनियम, 1935 का जो भारतीय अधिनियम है इसके द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? अच्छा, ये जो 1935 का एक्ट है ना, इसमें बहुत सारे देसी रियासतों को भी शामिल किया गया। तो क्यों? बहुत सारे देसी रजवाड़ों को भी शामिल किया गया, क्यों? क्योंकि यहां पर अंग्रेजों की यह मानसिकता थी कि जब यहां के राष्ट्रवादी नेता हैं भारत के, जब असेंबली में बैठ करके राष्ट्रवादी जो नेता होंगे, जब वो कहेंगे कि नहीं साम्राज्यवाद या किसी पर शासन करना बहुत बेकार है, जो कि अंग्रेज कर रहे थे, तो जब हम इसका विरोध करेंगे तो जो यहाँ के देसी राजे रजवाड़े हैं ना, वो खुद इस चीज का विरोध करेंगे, क्योंकि भैया वो भी तो राजे रजवाड़े हैं, राजा को तो राजा शासन करना ही अच्छा लगेगा। तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रवादी नेता हैं और जो देसी रियासतों के राजा हैं, उनके मध्य आपस में फूट डालना, और ये भी अंग्रेजों की नीति थी 1935 के एक्ट में। ठीक है, तो यही कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम जो 1935, अच्छा इसीलिए इसको जो नेहरू जी है ना, उन्होंने इस एक्ट को क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था कि यह बिना इंजन का अनेक ब्रेक वाली गाड़ी है। मतलब इस एक्ट में ब्रेक बहुत सारे हैं, मतलब कि अगर इस एक्ट को लागू किया जाए तो रुकावटें बहुत होंगी, लेकिन चलने के लिए इसके पास कोई माध्यम नहीं है। ये एक्ट चलने में जितना नहीं विश्वास करेगा, जितना चलेगा नहीं, उससे ज्यादा ये रुकेगा, इसमें डिस्टरबेंस होगा। तो ये पूछा जाता है आपसे, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने इस एक्ट को, 1935 के एक्ट को क्या कहा था कि ये अनेक ब्रेक वाली बिना इंजन की गाड़ी है। तो ये अभी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये जो है, ये कह रहा है कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसके द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों का जो फेडरल बनाया गया था, हमारा जो संघीय व्यवस्था बनाया गया था, इसमें देसी रियासतों को भी
वैसे ही रहने दिया गया था। तो इसके पीछे का मेन उद्देश्य क्या था? तो जो राष्ट्रवादी नेता थे, इनके साम्राज्यवाद के विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट हो जाएगा, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? तो ये दोस्तों 1861 का एक्ट होगा। ठीक है, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है और आपको बताना है इनमें से कौन सा। तो एक तरफ यहाँ पे अधिनियम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ इनके प्रावधान दिए हुए हैं। तो यहाँ पर प्रावधान दिया हुआ है सूची 2, यहां से इसको काट करके, ये नहीं है यहाँ पे, ये प्रावधान यहाँ पे है। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, प्रावधान हो जाएगा और इधर क्या है, एक्ट है। आपको बताना है किसमें क्या है। तो देखते हैं हम लोग किसमें क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ABCD लिखते हैं और देखते हैं कौन किसके साथ सुमेलित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो चार्टर एक्ट है 1813 का, इसके तहत क्या किया गया था? तो यहाँ पर आपको पता है जो भारत में कंपनी का एकाधिकार था उसे समाप्त किया गया था। चाय और चीन को छोड़ करके बाकी एकाधिकार समाप्त किया गया था। ठीक है, तो भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। एक के साथ हो जाएगा 2। क्लियर है। अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये क्या था? तो रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार व दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया था। यानी कंपनी को रेगुलेट करने का एक तरीके से माध्यम बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट को। तो बी के साथ हो जाएगा 4। अब देखते हैं एक्ट ऑफ 1858, इसके तहत क्या हुआ था? तो इसके तहत हुआ था कि जो शासन व्यवस्था है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से समाप्त होकर के डायरेक्ट ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया। तो शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। तो सी के साथ हो जाएगा 3। और पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 का था, ये क्या था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डी के साथ 1। तो 2 4 3 1, 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर हमारे ए में है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। यानी कि भारत विभाजन, बहुत सारे नेताओं ने बार बार प्रयास किया कि विभाजन न हो, लेकिन अंततः विभाजन हो गया। तो अंतिम प्रयास क्या था? तो अंतिम प्रयास क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, राजगोपालाचारी फार्मूले को अस्वीकार करने के साथ ही, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, जो कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव था इसको अस्वीकार किया गया। हालांकि फिर भी इसके तहत जो संविधान सभा थी वो काम हुआ था और जो अंतरिम सरकार थी वो बनाया गया था, लेकिन फिर भी कैबिनेट मिशन का जो अस्वीकार किया जाना यही अंतिम अवसर था। इसके बाद विभाजन तय हो गया था। इसके बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आया था और फिर भारत का विभाजन कर दिया गया। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो आप भैया सुमेलित करिए, सुमेलित करना आपको। ये क्या हो गया? ठीक है, कोई बात नहीं है। यहां पर मैकडोनाल्ड एक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कम्युनल अवार्ड, अगस्त प्रस्ताव, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो जो मैकडोनाल्ड है इसने क्या किया था, चलिए मैं वैसे ही बता देता हूं आपको। जो मैकडोनाल्ड तो इसने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया था, यानी गोल मेज सम्मेलन किया था। रैमजे मैकडोनाल्ड, तो इसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो है नहीं, कम्युनल अवार्ड है। तो इसने कम्युनल अवार्ड भी किया था, आपको पता है। जो सांप्रदायिक पंचाट है इसने जारी किया था 16 अगस्त 1932 को। तो सांप्रदायिक पंचाट आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जो लिथगो है, अगस्त प्रस्ताव लाया था, ये 8 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। ठीक है, और जो डलहौजी था इसने भारत का, बंगाल का विभाजन की, नहीं, हड़प नीति, ये हड़प नीति के तहत, हड़प नीति है इसमें ना, हड़प नीति है इसकी। और जो चेम्सफोर्ड है 1919 का सुधार आया था और पृथक निर्वाचक मंडल ये लेकर, वो जो 1919 में राज्यों में द्वैत शासन था उसको लेकर के आया था। तो बाकी इसमें सही स्पष्ट तो नहीं है, इसलिए आप इस तरीके से याद कर लेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके बारे में आपको विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। तो पहला कह रहा है कि जो सरोजनी नायडू हैं कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। और दूसरा कह रहा है कि जो
चितरंजन दास थे। चितरंजन दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तब वे जेल में थे जब उन्होंने काम किया। और तीसरा कह रहा है जो एओ ह्यूम है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है, एओ ह्यूम, इसने प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और चौथा कह रहा है कि अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आपको बताना है इनमें से कौन सा भैया कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक मिनट, तो क्या रोका बदे के कले से हम कहे रोका बदे झूठा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो चितरंजन दास है जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तब वे जेल में थे। चितरंजन दास जब अध्यक्ष बने तब वे जेल में थे। और तीसरा कह रहा है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो एओ ह्यूम है प्रथम ब्रिटिश नागरिक था जो कांग्रेस का अध्यक्ष बने। भाई आपको बताना है। और चौथा स्टेटमेंट है अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। पहला कह रहा है कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रथम महिला एनी बेसेंट है 1917 में, और सरोजिनी नायडू जो है ये 1925 में कानपुर अधिवेशन, इसके पहले 1917 में एनी बेसेंट अध्यक्ष रह चुकी थी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहीं पर अगर भारतीय महिला लिखा होता तो ये सही हो जाता। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि जो चितरंजन दास है जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तब वे जेल में थे, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, 1923 में कांग्रेस का जो अध्यक्ष बने थे ये चितरंजन दास को बनाया गया था, लेकिन ये स्वराज पार्टी आपको पता है इन्होंने इसी टाइम बनाया था, ये जेल चले गए जो चितरंजन दास हैं। 1925 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। जब ये जेल गए इसके बाद दोस्तों ये जेल से ही अध्यक्षता किए थे कुछ दिनों तक। इसके बाद इनके जगह पे जो अबुल कलाम आजाद हैं वे अध्यक्ष बने, और अबुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र में अध्यक्षता करने वाले अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अबुल कलाम आजाद इन्हीं की जगह पे बने थे 1923 में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और तीसरा कह रहा है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष। ये कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने थे, ये कांग्रेस के सचिव बने थे। ध्यान रखना, कांग्रेस के सचिव बने थे, कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने थे। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। और चौथा कह रहा है कि अल्फ्रेड वेब 1894 में, ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा और चौथा सही है। ठीक है, 2 और 4 जो होगा ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी। 1935 में भारत सरकार अधिनियम की कौन सी विशेषता नहीं थी। केंद्र के साथ राज्यों में भी द्वैध शासन, भाई राज्यों में तो द्वैध शासन समाप्त किया गया था, तो ये तो नहीं होगा। कौन सी नहीं थी, यही नहीं होगा। द्विसदनीय विधानमंडल ये तो है। प्रांतीय स्वायत्तता ये भी है, प्रांतों को स्वतंत्र कर दिया गया। एक अखिल भारतीय संघ ये भी है। तो दोस्तों ये वाला जो होगा ये नहीं होगा। केंद्र के साथ राज्यों में भी द्वैध शासन, ये नहीं होगा। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था। सबसे कम समय तक क्या चला था, आप देखिए ईयर ही देख लीजिए। 1909 का जो एक्ट था ये 1919 में समाप्त होकर के नया एक्ट आ गया। इसके बाद बाकी सब में एक लंबा गैप है जिस एक्ट के बाद, तो ऐसे भी आप बता देंगे ये केवल 10 साल तक ये एक्ट चला था। नेक्स्ट हो जाएगा इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, यानी विभाजन नहीं करने का उद्देश्य था, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। आपको बताना है इसका संबंध किससे है। तो ये कैबिनेट मिशन की बात हो रही है। ठीक है, कैबिनेट मिशन जो 1946 में ये आया था। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, मई में इसने अपना रिपोर्ट दिया था। नेक्स्ट हो जाएगा उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा। वैसे तो वेलेस्ली भी था और लॉर्ड हेस्टिंग्स भी था, लेकिन यहां पे ज्यादा सही कौन हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट हो जाएगा कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरीके से था। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरीके से था। मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी। तो यहाँ पे दोस्तों कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरीके से था। तो ये सरदार पटेल जो कैबिनेट मिशन योजना था इसके पक्ष में पूरी तरीके से थे। नेक्स्ट हो जाएगा सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है और आपको बताना है यहां पर
अरे क्या हो गया आज, इतना गंदा टाइपिंग हुआ है। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसने लिखा है? तो ये बी डी सावरकर ने लिखा है, ठीक है, बी डी सावरकर ने लिखा है। आनंद मठ, चलिए मैं वैसे ही बता देता हूं, आप इसको बिल्कुल देख लेंगे, ठीक है, बिल्कुल आप इसको देख लेंगे, मैं ऐसे ही बता देता हूं। जो द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये वीर दामोदर सावरकर ने लिखा है, ठीक है, वी डी सावरकर ने ये लिखा है, सावरकर ने इसको लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो आनंद मठ है ये आपको पता है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा है। आगे बढ़ते हैं। जो लाइफ डिवाइन है इसको अरविंद घोष ने लिखा है, अरविंद घोष द्वारा इसको लिखा गया है। और जो साधना है इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसको लिखा गया है, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसको लिखा गया है। तो इस तरीके से मैंने आपको राइटर बता दिया, बाकी आप याद कर लेंगे इसको। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो थियोडोर बेक, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इल्बर्ट बिल, लॉर्ड रिपन, फिरोज शाह मेहता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और बदरुद्दीन तैयब जी, मुस्लिम लीग। तो यही जो होगा ये गलत है, ठीक है। इनमें से कौन सा सुमेलित, कौन सही सुमेलित है? तो 1 2 3 जो होगा वो सही सुमेलित है, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है सबसे, ये वाला सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी कभी भी मुस्लिम लीग के मेंबर नहीं रहे थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम क्या है? अच्छा, कालानुक्रम क्या है ये पूछ रहा है। तो वुड का डिस्पैच जो था ये 1854 में आया था, वुड का डिस्पैच शिक्षा को लेकर के। जो मैकाले मिनट था ये 1935 में आया था, और जो सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट था 1944 में आया था, सब शिक्षा से ही संबंधित है। और जो हंटर रिपोर्ट है 1882 में आया था, सब शिक्षा से संबंधित है। अब इनका सीक्वेंस है, ये ईयर याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा भैया 1, ठीक है, ये वुड का डिस्पैच। फिर कौन हो जाएगा? हंटर आयोग, 4 हो जाएगा। फिर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा मैकाले मिनट, 1835 है ये, 1835 सबसे पहले तो भैया यही है, 1835 है ये, 1935 नहीं है। तो ये सबसे पहले 2 हो जाएगा, फिर 1 है, फिर 4 है, और तब जाकर के 3 है, ठीक है। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र निकाला था? सोम प्रकाश, बहुत इंपॉर्टेंट 5 स्टार वाला क्वेश्चन। और सोम प्रकाश जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का अखबार था सोम प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? आमार सोनार बांग्ला जो है बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, और इसको किसने लिखा था? तो भैया इसको रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्वदेशी आंदोलन के दौरान इसको लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। तो लॉर्ड मैकाले जो है ये किससे संबंधित है? तो ये सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से ये संबंधित है। 1835 में इसने, ध्यान रखना, जो लॉर्ड मैकाले है इसने अंग्रेजी शिक्षा के लिए अनिवार्य किया था। इसी ने जो निस्यंदन का सिद्धांत है ना, जो निस्यंदन का सिद्धांत है वो इसने दिया था, जो टपक सिद्धांत कहते हैं, ऊपर से छन करके शिक्षा नीचे आएगी, ये सिद्धांत भी लॉर्ड मैकाले ने ही दिया था। निम्नलिखित में से किसने सुबह ए आजादी नामक कविता लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, सुबह ए आजादी, ये फैज अहमद फैज है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है सुबह ए आजादी। ये दोस्तों कविता लिखी गई थी फैज अहमद फैज के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल, तो इनकी 3 है, एक अल हिलाल, अल हिलाल हो जाएगा, और एक अल बिलाग हो जाएगा, अल हिलाल अल बिलाग, और इनकी किताब है गुबारे खातिर, गुबारे खातिर। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये अबुल कलाम आजाद जी की है। नेक्स्ट हो जाएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, और नीचे दिए गए कूट का सही तरीके से आपको चयन करना है, तो आपको बताना है। यहां पर इधर ये कृति है, इधर ये लेखक है, लेकिन इधर 3 ही लेखक हैं। चलिए कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूं। जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, तो इन्होंने क्या लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी की ये देवी चौधरानी है, बंकिम चंद्र चटर्जी की देवी चौधरानी है, ठीक है, देवी चौधरानी। और दीन बंधु मित्र की नील दर्पण है। और जो प्रेमचंद है इनके शतरंज के खिलाड़ी है। और जो चंद्रकांता है, चंद्रकांता, यहां पर मैं डी में भी लिख देता हूं, जो चंद्रकांता है इसको किसने लिखा है? तो देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री। तो डी के साथ 4।
ठीक है, इस तरीके से ए के साथ क्या हो जाएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं ABCD। तो ए के साथ बंकिम चंद्र चटर्जी 2 हो जाएगा, और बी के साथ 3 हो जाएगा, और सी के साथ 1 हो जाएगा, और डी के साथ 4 हो जाएगा। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4, अरे 3 ही है, इधर 4 दिया हुआ है। अच्छा, ये इसी तरीके से है ही है क्या, ऑप्शन यहाँ क्वेश्चन ही ऐसे है, यहाँ पे चौथे की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन कोई नहीं, मैंने आपको बता दिया। आप बिल्कुल इसी तरीके से इसको याद कर लीजिए, ठीक है। चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं, मैंने वो भी आपको बता दिया। नेक्स्ट हो जाएगा, गोल्डन थर्सहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? तो गोल्डन थर्सहोल्ड दोस्तों सरोजनी नायडू की है। ब्रोकन विंग्स भी इन्हीं की है। सरोजनी, भारत की कोकिला किसे कहते हैं? सरोजनी नायडू को। और पहली महिला राज्यपाल भी कौन है? सरोजनी नायडू है। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहासकार इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? कहते हैं भैया, इतिहास शोषक और शोषित वर्ग, ये कहते हैं दुनिया में 2 ही जातियां हैं, एक होता है शोषक यानी कि शासन करने वाला या शोषण करने वाला, तो एक होता है शोषक और एक होता है शोषित। शोषित और कुछ नहीं होता, बस 2 ही होते हैं, एक होता है शोषक और एक होता है शोषित। एक होता है शोषण करने वाला हमेशा, और एक होता है जिसका हमेशा शोषण हो रहा होता है। ये कहते हैं 2 ही वर्ग होते हैं पूरे दुनिया में। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बंबई की स्थापना। तो विश्वविद्यालय पूछ रहा है आपसे, 3 विश्वविद्यालय दोस्तों, ये 1857 में बनाया गया था, ठीक है। 3 विश्वविद्यालय 1857, और चौथा विश्वविद्यालय फिर बनाया गया था इलाहाबाद 1887 में। नेक्स्ट हो जाएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का आपको चयन करना है, ठीक है। भारत मित्र, राष्ट्रमत, प्रजामित्र, नायक, तो ये बिल्कुल आमने सामने ही है, ये बिल्कुल आमने सामने ही है, ठीक है। 1 2 3 4 इस तरीके से 1 2 3 4 ये बिल्कुल आमने सामने ही है, ठीक है। समाचार पत्र और भाषा दिया हुआ है इसका। नेक्स्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू द लास्ट, ये जॉन रस्किन की है, अनटू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? अच्छा, महात्मा गांधी को प्रभावित करने वाली सबसे, आपसे ये पूछा जाता है कि वह पुस्तक बताइए जो महात्मा गांधी के जीवन को बदल दिया पढ़ करके। तो ये महात्मा गांधी की वह किताब जो पढ़ करके महात्मा गांधी बदल गए, अनटू द लास्ट। इसके लेखक कौन है? जॉन रस्किन। इसके लेखक कौन है? जॉन रस्किन। तो ये कह रहा भैया, इस किताब में महात्मा गांधी ने ऐसा क्या पढ़ लिया जिससे उनका पूरा जीवन बदल गया? तो सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित या निर्धनों का उत्थान करे। व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। उच्च शिक्षा के लिए ब्रह्मचर्य तथा आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है, और इस संदर्भ में सभी सही है, 1 2 3 तीनों ही सही है। दोस्तों यहाँ पर जो है, ये व्यक्ति का जो जीवन है सबके लिए, सबके कल्याण में निहित होता है। यही जो है महात्मा गांधी के जीवन को सबसे ज्यादा बदल डाला था। अनटू द लास्ट किताब का नाम ध्यान रखना, लेखक हैं जॉन रस्किन। और महात्मा गांधी के जो दार्शनिक गुरु हैं, अगर वो पूछा जाएगा तो आप बताएंगे लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी के दार्शनिक गुरु थे। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की संविदाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो ये दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा ये सिविल सेवा को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो ये 1853 का ये एक्ट है, 1853 का एक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो ये क्या कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी? जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी तो इस समय लेबर पार्टी थी, और प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली जो होंगे ये प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, और लेबर पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट हो जाएगा, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? तो मैंने आपको बता दिया 1896 में कलकत्ता अधिवेशन, रहीमतुल्ला सयानी अध्यक्ष थे। इसको गाया किसने था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इसको गाया गया था। निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाया किसने था? चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहते हैं। 1835-36 इसका कार्यकाल होगा, और इसे फिर हटा दिया गया। जो चार्ल्स मेटकाफ है ये भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहलाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? 1861 के एक्ट से 1862 में, ठीक है। तो 1861 का
ये स्थापित हुआ था, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो ये तो भैया जो लॉर्ड रिपन है उससे संबंधित है। 1883 का ये विवाद था। तो ये इसका विषय पूछ रहा है कि क्यों विवाद था। भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू करना, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना और आयातित सूतित कपड़े पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। तो ये भैया यूरोप के जो लोग थे इनके मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना ही इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट हो जाएगा द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, वह व्यक्ति जिन्होंने भारत का विभाजन किया। तो ये दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। ठीक है, डिवाइडेड इंडिया है ना, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये रफीक जकारिया है या डॉक्टर डिवाइडेड इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये भी आप देख लेना। ये किताब थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन दे रहा है, तो ये भी आप इसको देख लेंगे। रफीक जकारिया हो सकते हैं मेरे ख्याल से, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तो डिवाइडेड इंडिया है ना। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना इसको। वैसे मुझे लग रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही सही है, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार देख लेना। नेक्स्ट हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यह क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुई होगी और आपको क्लास अच्छा लगा। अगर क्लास सच में अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी जरूर बढ़ाएं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।